गुड मॉर्निंग। आज अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 6। पहले ये 6 था, जैसे सिलेबस रिड्यूस हुआ ये चैप्टर नंबर 5 हो गया। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 6 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो अपना चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से 6 मार्क्स का टोटल चैप्टर है। अगर चैप्टर की बात करें तो कितने मार्क्स का? आपका 6 मार्क्स का है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा एक तो, जो आपके 4 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो 2 मार्क्स हैं वो होंगे शॉर्ट हो सकते हैं और 1 वर्ड वाले हो सकते हैं, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक तो हो सकता है जिसमें ये 1 वर्ड वाले है, शॉर्ट आंसर वाले है या ऑब्जेक्टिव है, वो आपके इंक्लूड हो जाएंगे 2 मार्क्स में। तो अपन इस चैप्टर को डिटेल से देखते हैं। इससे कौन कौन से कैसे क्या इसमें जो टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले वर्ड आता है मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल्स। तो इनहेरिटेंस का मतलब होगा, इनहेरिटेंस का मीन, इनहेरिटेंस का मीन होगा वो करेक्टर जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास आउट होते हैं, वो क्या होंगे? आपके इनहेरिटेंट करेक्टर होंगे। ठीक है, सपोज आपके मदर फादर का कोई करेक्टर है, सपोज उनकी आई का करेक्टर है या उनके हेयर का है, हाइट का है, वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, जैसे मदर फादर का जो करेक्टर है वो चाइल्ड में आया, तो वो क्या होंगे? आपके इनहेरिटेंट करेक्टर होंगे। और ये इनहेरिटेंट करेक्टर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कब जाते हैं? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। जो मियोसिस होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर से जो आपके करेक्टर है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास आउट होंगे। तो अपन इस चैप्टर में देखेंगे कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या किसी में प्रेजेंट है, वो करेक्टर को एक जनरेशन से अगले जनरेशन में कैसे ले जाएंगे, कौन कौन से उनके तरीके होंगे, मेथड्स होंगे। इसके अलावा वो कौन से टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से ये करेक्टर इनहेरिटेंट होंगे। तो पहला देखते हैं अपन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा? वो करेक्टर जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं। अब जो इनहेरिटेंट करेक्टर है, इट कंट्रोल बाय बायोकेमिकल मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स। ये कह रहा है जो इनहेरिटेंट करेक्टर होंगे उनको कुछ बायोकेमिकल जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनको कंट्रोल करेंगे, और उसको क्या बोलते हैं अपन? जेनेटिक मटेरियल। उसको क्या बोलेंगे अपन? जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आपका डीएनए। बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स have genetic material, genetic material is DNA। इन सब का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आपका डीएनए, एक्सेप्ट वायरस। वायरस में या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या क्या होगा? आपका आरएनए। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो कितने भी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हो जो इंक्लूड होते हैं आपके प्रोकैरियोट्स और या यूकैरियोट्स में, तो उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आपका डीएनए होगा। अब देखो, प्रोकैरियोट्स, कैरियन का मतलब होता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक जो एनिमल होते हैं, ये 11th का टॉपिक है। प्रोकैरियोट जो एनिमल होंगे या जो भी कोई प्रोकैरियोट्स होगा, एनी प्रोकैरियोट्स, उनका जो न्यूक्लियस होगा वो क्लियर नहीं होता।
मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल में कहीं भी मिल सकता है, वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। ये एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। देखो एक बार थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल को अपन प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूड करते हैं, तो इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका? डीएनए होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स में इंक्लूड करते हैं। तो इसके कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब अगर अपन यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस की बात करें तो यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस ऐसा होता है, मैं जो 11th क्लास है उसमें सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, उसमें एक डिटेल से समझा दूंगी ये, तो 12th वाले देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या हो जाएगा? जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, क्रोमेटिन नेट हो गया, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये कह रहा है चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका? डीएनए होता है, एक्सेप्ट वायरस। वायरस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। अब जो प्लांट वायरस होगा उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, जबकि जो एनिमल वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा आपका? डीएनए होगा। एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो अब अपन बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल। तो अपन अब बात किसकी करेंगे? जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअल में ये टॉपिक ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है, तो अपन बात करें जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल तो अपन ने देखा चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका? डीएनए होता है। अब देखो जेनेटिक मटेरियल की बात करें, प्लांट वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल। प्लांट वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है आपका? आरएनए। इसमें एक्सेप्शंस हर जगह मिलेंगे, एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिलेंगे। और जो एनिमल वायरस है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा आपका? डीएनए होगा। उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका? डीएनए होता है। तो प्लांट वायरस और एनिमल वायरस एक्सेप्शंस है, इसके अलावा जितने भी लिविंग है सबका जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका? डीएनए। ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, सब में क्या होगा आपका? डीएनए जेनेटिक मटेरियल। अब अपन देखते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ कहाँ मिलता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका मिलेगा साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, क्लोरोप्लाज्म मिल जाएगा, न्यूक्लियस में मिल जाएगा, इसके अलावा क्रोमोसोम्स में मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें यहाँ क्या मिल सकता है आपको? जेनेटिक मटेरियल मिल सकता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब में क्या मिलता है आपका? जेनेटिक मटेरियल मिल सकता है। ये सब ऑर्गेनल्स कहाँ होंगे आपके? यूकैरियोट सेल में होंगे। अब अपन स्टडी करेंगे डीएनए क्या होता है, कैसे इसका क्या फॉर्मेशन होगा, तो वो सारा अपन देखेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल प्लांट वायरस का आरएनए हो जाएगा, एनिमल वायरस का डीएनए हो जाएगा। एक्सेप्शन हर जगह मिलेंगे। जैसे जो कोविड बीमारी है आपकी, जो कोविड डिजीज़ है, उसका वायरस कैसा आपका? आरएनए वायरस है। उसके वायरस का नाम है सार्स। उसके वायरस का नाम क्या है आपके? सार्स है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो जो कोरोना वायरस है या जो कोविड डिजीज़ है, ठीक है, इसका जो वायरस है वो क्या हो जाएगा? सार्स।
और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका आरएनए, जबकि ये किस में हो रहा है आपके, ये किसका वायरस है, एनिमल वायरस है, जबकि एनिमल वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए आपके डीएनए। तो एक्सेप्शंस हर जगह चलेंगे। अब अपन स्टडी करेंगे डीएनए। डीएनए फुल फॉर्म देखो इसको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं आपका डीएनए। ठीक है, इसके अलावा जो डीएनए का अमाउंट है, डीएनए कितना अमाउंट में किस ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, वो हर में डिफरेंट डिफरेंट, एक स्पीसीज में सेम होगा। जैसे ह्यूमन है तो उसमें डीएनए की जो लेंथ है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो फिक्स होगा। अदर एनिमल है उसमें क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो एक स्पीसीज में जो न्यूक्लिक एसिड है उसका अमाउंट फिक्स होगा। स्पीसीज टू स्पीसीज ये क्या करता है आपका, वेरी करता है। अब देखो क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो डीएनए की लेंथ है, तो क्वेश्चन बन गया लेंथ ऑफ डीएनए इज डिटरमाइन कैसे डिटरमाइन करते हैं डीएनए की लेंथ, तो ये डिपेंड करती है, डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर है उस पर डीएनए की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं वो भी अपन देखेंगे। अब देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे ये क्वेश्चन बनता है 5×174 बैक्टीरियोफेग। बैक्टीरियोफेग का मतलब वो वाले वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं। दीज वायरस आर इन्फेक्टेड टू बैक्टीरिया। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेग। तो एक एग्जाम्पल है 5×174 बैक्टीरियोफेग। इसमें जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी होगी न्यूक्लियोटाइड्स की, तो इसमें इसकी लेंथ होती है, वन वर्ड वाला क्वेश्चन बनता है 5386 बेस पेयर, बीपी बोलते हैं इसको, बेस पेयर। शॉर्ट में इसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है बैक्टीरियोफेग लैम्डा। बैक्टीरियोफेग लैम्डा, इसमें जो बेस पेयर है उसका लेंथ कितनी होगी 48502 बेस पेयर, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ई कोलाई बैक्टीरिया, शॉर्ट में ई कोली बोलते हैं इसको। इसमें कितनी होगी 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। अगला है ह्यूमन हैप्लॉइड जीनोम। ह्यूमन हैप्लॉइड जीनोम, इसमें कितने होंगे न्यूक्लियोटाइड्स 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। कितने होंगे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। फिर से देखो, जो लेंथ ऑफ डीएनए वो डिटरमाइन किससे करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके कितने नंबर होंगे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो एक एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेग, लैम्डा × 174 बैक्टीरियोफेग। इसमें कितने बेस पेयर होते हैं 5386 बेस पेयर। बैक्टीरियोफेग वो होता है वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक्टीरियोफेग। इसके अलावा बैक्टीरियोफेग लैम्डा में कितने होंगे 48502 बेस पेयर। ई कोलाई बैक्टीरिया है उसमें होंगे 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। जो ह्यूमन हैप्लॉइड जीनोम है उसमें होंगे 3.3 ×
पावर 9 बेस पेयर। अब देखो एक वर्ड आया जीनोम। जीनोम का मतलब क्या होगा? जीनोम का मतलब क्या होगा? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम लिख देती हूं मैं इसको, आप देखो। जीनोम को डिफाइन कैसे करेंगे? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बींग्स में 2n = होते हैं 46, तो n = हो जाएंगे 23। तो ये 23 क्या है आपका? जीनोम। तो इसमें कितने होते हैं? 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। अब अपन देखते हैं जो डीएनए होता है उसका कंपोजिशन क्या होगा, या डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होगी। अभी एक वर्ड आया था न्यूक्लियोटाइड। पहले रफली सी देख लो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड्स, मैं एरो इस तरफ लगा रही हूं, मतलब किस किस से फॉर्मेशन होगा? नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर, ये 3 कंपोनेंट मिलके क्या बनाएंगे? आपके न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए में क्या क्या होता है, कैसे क्या बनेगा, वो अपन डिटेल से देखते हैं। तो जो डीएनए है, डीएनए को अगर एक वर्ड में डिफाइन करेंगे, डीएनए इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो अपन देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गया? पहला हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या हो गया? शुगर। तो डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, जबकि आरएनए में कौन सी शुगर होगी? राइबोज शुगर होगी। तो जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होता है? शुगर होगी, नाइट्रोजन बेस होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो सबसे पहले कंपोनेंट देखते हैं शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होगी? शुगर। शुगर कौन सी होगी? पेंटोज शुगर होगी। पेंटोज शुगर। अब पेंटोज से पता चल रहा है आपके 5 कार्बन होंगे इसमें, तो इसका फॉर्मूला है C5H10O5। डीएनए में कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर होती है, C5H10O5। ये है डीएनए में जो प्रेजेंट शुगर है, उसका फॉर्मूला है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए में क्या होती है? आपकी राइबोज शुगर होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी और आरएनए में क्या होगी? आपकी राइबोज शुगर होगी। अब जो देखो राइबोज शुगर है और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसमें क्या होगा? जो ऑक्सीजन है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसमें ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। राइबोज शुगर में ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट होके क्या बन जाएगा? आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये सारा 11th में जो बायोमोलिक्यूल था उसमें स्टडी कर रखा होगा। जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। जो राइबोज शुगर है उसमें एक ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और आपकी बन जाएगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। और कहाँ पे होगा? सेकंड कार्बन पे होगा।
जो सेकंड कार्बन होता है उस पे एक ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट होके क्या बना देगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगला पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजन बेस, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।